हेलो एवरीवन। आज हम नेट दिसंबर 2013 इकोनॉमिक्स पेपर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पेपर 2 को डिस्कस किया था और बाकी इसके पहले के जितने भी पेपर्स हैं 2004 तक के मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ मैनेजरियल इंटरप्राइजेज इज़ एसोसिएटेड विद। तो मॉडल ऑफ मैनेजरियल इंटरप्राइजेस किससे एसोसिएटेड है? गार्डन, मैरिस, बाउमल, सीटोवर्स्की। तो ये है मैरिस से। जब अपना सेल थ्योरी जब दिया था बाउमल ने, तो उसके बाद से ही ये मैनेजरियल इंटरप्राइजेस थ्योरी और मैरिस, विलियमसन, इन सब के थ्योरीज उसके बाद से स्टार्ट हुई आना। मैनेजरियल इंटरप्राइजेस थ्योरी में कैसे मैनेजर का रोल होता है और मैनेजर कैसे ओनर और मैनेजर के रोल कैसे डिवाइड होते हैं, इस बारे में इन्होंने आर मैरिस ने बताया है मैनेजरियल इंटरप्राइजेस में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या अजम्पशन नहीं है, हमें ये बताना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग कांस्टेंट आउटपुट प्राइस इनका होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम सॉल्व करते हैं, अगर कांस्टेंट आउटपुट नहीं रहेगा तो हमारा जो लेबर कैपिटल में जब हम प्राइस को बांटेंगे तो बहुत फ्लक्चुएट होगा, जिसकी वजह से हम ये सॉल्व नहीं कर सकते लीनियर प्रोग्रामिंग। इसलिए कांस्टेंट आउटपुट प्राइस और इनपुट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का भी फिक्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा तो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने में दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए, ना कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है, जो कि अजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट है, इन अ पॉल स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली इन द किंग डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट। तो स्वीजी ने जब अपना किंग डिमांड कर्व दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओलिगोपॉली का एक कर्व है। यानी कि इसमें क्या बोलते हैं कि जब कोई भी राइवल फर्म जब प्राइस को इंक्रीज करेगा तो सारे प्राइस को सारे फॉलो करेंगे। इनका कहना था कि जब कोई भी राइवल फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज़ करता है तो प्राइस डिक्रीज सब फॉलो करेंगे, लेकिन जब वो प्राइस को इंक्रीज़ करेगा तो वो ज़रूरी नहीं कि वो उसको फॉलो करे। तो यहाँ पे इन्होंने बोथ प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी की बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें मैच द फॉलोइंग करनी है कि ऑफर कर्व, लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व और किंग डिमांड कर्व, ये अलग अलग कर्व हैं। इसको किसने किसने दिया है? हमारा लाफर कर्व है, उसको दिया है, इसको रेसिप्रोकल डिमांड में यूज़ किया जाता है। लाफर कर्व को ऑफर कर्व को। लाफर कर्व हमारा पब्लिक रेवेन्यू में यूज़ किया जाता है। उसके बाद लॉरेंज कर्व हम इनइक्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं और किंग डिमांड कर्व अभी बताया एसटी की प्राइस के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से जो हमारा मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है कि टेक्निकल मोनोपोली किस में होती है। तो टेक्निकल मोनोपोली अगर हम देखें तो ये होती है कोका कोला में। ग्लोबल मार्केट किस चीज़ में इंट्रोड्यूस होती है? तो ग्लोबल मार्केट हमारा गोल्ड एंड सिल्वर में होता है। लीगल मोनोपोली, इसका मतलब कि पेटेंट्स राइट लिया गया हो, और कार्टेल ओलिगोपोली का एक फीचर होता है। तो इस तरह से हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग कर रहा है वो ऑप्शन ए कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बताना है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो कंज्यूमर सरप्लस सबसे पहले दिया किसने था? तो ड्यूपिट ने सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस दिया था, वो भी 1844 में। बाद में ये एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पॉपुलराइज्ड हुआ। इसके साथ साथ केनेथ और ई बाउंडिंग, यानी कि जो एल्फ्रेड मार्शल थे इनके द्वारा तो पॉपुलराइज किया गया था, साथ ही साथ केनेथ। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड हैं, तो मार्शल के साथ केनेथ भी हैं और ई बॉल्डिंग भी थे। इन्होंने ई बॉल्डिंग ने जो कंज्यूमर सरप्लस है इसको बायर सरप्लस भी बोला है।
तो ये भी याद रखिएगा कि एक नया टर्म दिया था इन्होंने, बॉल्डिंग ने, बायर सरप्लस के नाम से। लेकिन जो कंज्यूमर सरप्लस था, इसका मतलब होता है कि जो आदमी, अगर हम नॉर्मल एकदम लेमैन की लैंग्वेज में समझे, कि आदमी अपनी जेब में कोई चीज़ खरीदने गया है, मान लीजिए वो चीज़ खरीद रहा है, कुछ भी पेन खरीदने गया है वो एक, और वो ये सोच के गया है कि ये जो पेन मैं खरीदने जा रहा हूँ उसने कोई अलग ब्रांड का चूज़ किया है, वो 20 रुपये का मिलता है। वो अपने पॉकेट में 20 रुपये लेके गया, लेकिन जब वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चला कि ये पेन 20 रुपये का नहीं 15 रुपये का ही मिल रहा है, तो जो 5 रुपये है वो ही क्या है, उसका कंज्यूमर का सरप्लस हो जाएगा। कि उसने ये सोचा नहीं था कि उसको मिल जाएगा, उसने तो अपने पॉकेट में 20 रुपये लेके वो गया भी था, लेकिन उसको 5 रुपये का सरप्लस हो गया। इसी को बोलते हैं कि जो ये डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल प्राइस होता है और एक्चुअल प्राइस का, जो एक्चुअल प्राइस है और जो हम पोटेंशियल प्राइस सोचते हैं, उसके बीच के ये डिफरेंस, तो हमारा असर्शन सही है। रीज़न क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में एकदम इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ही ये पोटेंशियल प्राइस एक्चुअल प्राइस से डिफरेंस होता है, तो ये गलत है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ये बी करेक्ट होगा, कि करेक्ट तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप्ड। तो अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करें, तो मॉडर्न थ्योरी में कौन कौन से इकोनॉमिक्स आते हैं, तो वो आते हैं स्टिग्लर, एंड्रयू, सर्जेंट हॉरेंस एंड फ्रीडमैन। ये सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, और इन्होंने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, उन्होंने लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व है उसका यू शेप बताया है। लेकिन इनका कहना है कि ये एल शेप का होता है, ना कि यू शेप का होता है। और ये एल शेप क्या इम्प्लाई करता है, कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल करेगा, इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इन्होंने लॉन्ग रन में दो तरह के कॉस्ट बताए थे, प्रोडक्शन कॉस्ट और मैनेजरियल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है तो मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, और या तो वाइसी वर्सा। अब इसमें रीज़न क्या है, द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज प्लांट रिड्यूस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इन लॉन्ग रन। यानी कि जो भी नई टेक्निक ली जाती है प्रोडक्शन के लिए किसी बड़े प्लांट में, और वो टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करती है जितनी भी पर यूनिट आउटपुट बनती है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है कि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी लेस कॉस्ट पे, और हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ट्रू बताना है। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। देखिए इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ऐसे स्लोप। यहाँ तक तो सही है। फिर क्या बोला है, लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट टू राइट होता है, तो हमारा ये तो सही हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, इनवर्ड स्लोप राइट टू लेफ्ट, तो ये ऐसे तो होता नहीं है, डाउनवर्ड ऐसे राइट टू लेफ्ट तो होता नहीं है, ये ऐसे होता है, तो ये गलत है। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द टू एक्सिस, तो येस दिस इज कॉन्वेक्स और द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द टू एक्सिस, तो ये हमारा सी भी सही है। और इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अगर दो इंडिफरेंस कर्व अगर हम बनाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो हमारा डी भी सही है, यानी कि ए सी डी सही है जबकि बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर पोर्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट रियलाइज इन अ फ्यूअर पीरियड व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, यानी कि जो मेजर पोर्शन है मल्टीप्लायर का, वो हम बहुत क्या हम उसको कम अवधि में प्राप्त कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं, जब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसा होगा। तो जब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्मॉल होगा तब हम उसको कम समय में ही रियलाइज कर सकते हैं।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज अचीव्ड व्हेन द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है कि हम कैसे ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक अचीव कर सकते हैं, जब हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होगा, तो जब हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल के इक्वल होगा, तब हम इष्टतम पूंजी स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट से इसका कोई मतलब नहीं है और ना ही डेप्रिसिएशन रेट से है और टोबिन क्यू रेट से भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट किसी भी यूज़र का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल के इक्वल होगा, तभी हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक अचीव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ़ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि इकोनॉमी एकदम पोटेंशियल जीडीपी पे ऑपरेट कर रहा है और इंक्रीज हुआ है मनी सप्लाई, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो हमारी ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी पोटेंशियल जीडीपी पे ऑपरेट कर रही है और उसी में अगर हमारा अचानक से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए तो ये इन्फ्लेशन को जनरेट करेगा। और मनी सप्लाई कब इंक्रीज़ होगा, जब ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन यानी कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब जाके मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल जीडीपी पे हमारा इकोनॉमी ऑपरेट हो रहा था। अब डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते किसे हैं, ये अगर तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, देन द डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्रिएटेड। अब डिमांड पुल साइड इन्फ्लेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मॉनेटरी फैक्टर्स इसके जिम्मेदार हो सकते हैं और एक रियल फैक्टर इसके जिम्मेदार हो सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। अब मॉनेटरी फैक्टर कैसे जिम्मेदार होते हैं, तो मॉनेटरी फैक्टर जिम्मेदार होने का एक कारण है कि मनी सप्लाई एक्सेस में तब होता है जब पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज कर जाए, यानी कि पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज होने से ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। तो ये मॉनेटरी फैक्टर ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। और एक होता है रियल फैक्टर, तो रियल फैक्टर किससे होता है, रियल फैक्टर डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है कि जब इन्फ्लेशन की वजह से हमारा आईएस कर्व शिफ्ट हो जाए अपवर्ड की तरफ। हमारा आईएस कर्व ऐसे होता है, लेकिन आफ्टर इन्फ्लेशन ये शिफ्ट हो जाए इधर, आईएस हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो अपवर्ड शिफ्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसकी वजह से ये अपवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसके पीछे अपवर्ड शिफ्ट होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए, टैक्स कट हो लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस ना हो, हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाए इन्वेस्टमेंट फंक्शन, या सेविंग फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए, या अपवर्ड शिफ्ट हो जाए एक्सपोर्ट, यानी कि जितना एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो हमारा आईएस फंक्शन ऊपर शिफ्ट होता है और ये जनरेट करता है रियल फैक्टर डिमांड साइड इन्फ्लेशन को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन से रिलेटेड थे, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रू इन केस ऑफ ऑर्थोडॉक्स कीन्जियंस। तो कीन्जियंस ऑर्थोडॉक्स कीन्जियन के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फॉर मनी इज एक्सट्रीमली हाई। क्या इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती है कीन्जियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, तो येस दिस इज करेक्ट। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो, अब जब हाई हमारा करेक्ट है तो लो इनकरेक्ट हो जाएगा। चेंज इन अ क्वांटिटी ऑफ मनी डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका कहने का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेडिक्ट कर ले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल कैसा होगा। तो येस दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ द अर्लियर कीन्जियन केस। और डिमांड फॉर मनी इज़ अनस्टेबल, येस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिमांड फॉर मनी इज़ अनस्टेबल इन केस ऑफ कीन्जियन इकोनॉमिस्ट। और ये स्टेबल किसके केस में होता है, तो स्टेबल होता है मॉनेटरिस्ट के केस में। उन्होंने बोला था कि डिमांड फॉर मनी स्टेबल होता है, और अगर क्लासिकल की बात करें तो वो न्यूट्रल उन्होंने माना था डिमांड फॉर मनी को। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। IS curve is flatter, lower the value of Keynesian multiplier and lower the interest resistiveness of the investment। यानी कि अगर हमारा IS curve flatter है, यानी कि इस तरह से हमारा IS है, तो क्या Keynesian multiplier lower interest rate resist करेगा?
अगर हम देखें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इधर आउटपुट है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैटर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है ये आउटपुट में, यानी कि इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे बोला है कि लोअर होगा, तो लोअर नहीं होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारा यही ऑप्शन फॉल्स दिख रहा है। बाकी अगर हम देखें तो ये स्टीपर, अगर हमारा ये कर्व स्टीप होगा, ये IS कर्व हमारा ऐसे स्टीप होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ कीनेजियन मल्टीप्लायर एंड लोअर द इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यस ये लोअर होगा, यानी कि हमारा जो ये है ये पहले से कम हो जाएगा, तो ये तो सही है। द पोजिशन ऑफ LM डिपेंड्स निगेटिवली ऑन अ प्राइस लेवल एंड रजिस्टिवनेस ऑफ द मनी डिमांड ऑफ द चेंज इन इनकम, तो ये भी हमारा सही है। और LM कर्व इज फ्लैटर, लार्जर द इंटरेस्ट रजिस्टिविटी एंड मनी डिमांड, लोअर द इनकम रजिस्टिविटी ऑफ मनी डिमांड, तो हमारा ये तीनों सही है, जबकि ये ऊपर वाला गलत था, तो यही हमारा आंसर नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट एग्रीगेट स्पेंडिंग मोर क्विकली दैन डज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या हमारा जब मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो क्या हमारा ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो जाए, तो ये इसमें बोला है कि अफेक्ट एग्रीगेट स्पेंडिंग मोर क्विकली, यानी कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट यानी कि चारों तरफ से जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में होगी उसके की मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग इंक्रीज होने से हमारा एग्रीगेट स्पेंडिंग ज़्यादा तीव्र गति से होती है, किसकी बजाय, मनी सप्लाई के बजाय, तो हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हैज़ नो इफेक्ट अपॉन रियल आउटपुट व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल, तो अगर हम ये ऑप्शन देखें कि हमारा इंक्रीज कर रहा है एग्रीगेट डिमांड तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है रियल आउटपुट पे, जबकि एग्रीगेट सप्लाई हमारा वर्टिकल हो जाता है। तो अगर कीन्स के हम देखें थ्योरी तो उसमें एग्रीगेट सप्लाई इनका वर्टिकल ही रहता है और डिमांड का रियल आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि मॉनेटरी आउटपुट पे इसका इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारा ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलवेज क्राउड आउट एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी स्पेंडिंग, तो ये हमेशा नहीं होता है। अगर हम कीन्जियन रेंज की बात करें तो क्राउड आउट नहीं होता है, यहाँ पे 0 के बराबर क्राउडिंग आउट होती है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई लेस क्विकली दैन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो क्या ये एग्रीगेट सप्लाई लेस क्विकली होता है, तो नहीं, ये मोर क्विकली होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड ही सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें बताना है कि कौन किसने दिया है। तो स्टिलाइज्ड फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो स्टिलाइज्ड फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसने दिया है उसका नाम है कैल्डोर। एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी तो ये सोलो ने दिया है। गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन एडमंड फेल्प्स ने दिया है। एंड ऑप्टिमल ग्रोथ टर्न पाइक्स, तो इसको सैमुअल्सन और रैंडर ने दिया है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी सीक्स टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर विच द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ दैट द सोलो मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन, तो सोलो मॉडल ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोलो मॉडल ने एक्सप्लेन क्या किया था। तो सोलो मॉडल ने टेक्निकल प्रोग्रेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, जो कि एंडोजेनस ग्रोथ में नहीं देखा गया, और साथ ही साथ लेबर ग्रोथ पे भी बात किया था सोलो मॉडल में। लेकिन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग ग्रोथ इसकी बात सोलो मॉडल में नहीं की गई थी, इसकी बात एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में की गई थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज अ न्यू इंडेक्स टू बी इंक्लूडेड इन, यानी कि MPI इंडेक्स किस में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब आया था, तो ये 2010 में लाया गया था, और इसको HDI को रिप्लेस करके इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि HDI में सिर्फ 3 फैक्टर्स पे बात हो रही थी, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इस पर बहुत सारे फैक्टर्स पे बात की गई थी।
तो सबसे हमारा जो ऑप्शन है किसको इंक्लूड किया गया है, मतलब रिप्लेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी 3 फैक्टर्स में और भी चीज़ें इंक्लूड की गई। जैसे कि इसमें इंक्लूड करने वाली जो चीज़ें थी वो थी न्यूट्रिशन, 10 और इंडिकेटर्स को इसमें जोड़ा गया, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि हेल्थ, फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग, फिर टाइप ऑफ कुकिंग फ्यूल, इसके बाद इसमें था टॉयलेट, देन वाटर, ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, साथ ही साथ इसमें एनरोलमेंट, चिल्ड्रन एनरोलमेंट, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी इंडिकेटर्स के तौर पे MPI में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि इसमें न्यू इंडेक्स इंक्लूड किया गया था HDI में और 10 इंडिकेटर्स को जोड़ा गया था। तो ये सारे उसके कुछ इंडिकेटर्स थे यहाँ पे जो मैंने 10 इंडिकेटर्स बताए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर। तो वेलफेयर को सबसे बढ़िया मेजर कौन करता है, तो अगर हमारे पास पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम हो तो वो ज़्यादा बेटर मेजर करेगा हमारे वेलफेयर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ईयर ऑफ फॉलोइंग ईयर ऑफ द 11th 5-year प्लान रजिस्टर द हाइएस्ट ग्रोथ रेट। यानी कि जितने भी 5-year प्लान्स हुए हैं 11th जब तक हुए हैं यानी कि 2013 तक, तो कौन कौन से किस ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखी गई थी, तो वो 2007 और 8 में देखी गई थी 6.8%। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ UNEP। तो UNEP क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और जो कि ये कब आया था, ये आया था 1972 में। इसका इसके सबसे पहले तो हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं और सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, और नैरोबी कहाँ है, केन्या में। तो ये कुछ इसके GK वाले फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो UNEP से ही ये कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है फूड ग्रेन इन इंडिया इज कैनलाइज्ड बाय। तो फूड ग्रेन ऑफ इंडिया किसके थ्रू कैनलाइज्ड की गई थी, तो ये FCI के थ्रू की गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। FCI क्या है, FCI को बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये एक्ट आया था 1964 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इफ़ेक्टिव प्राइस सपोर्ट मिले फूड को, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो, सेटिस्फेक्शन लेवल हो ऑपरेशन का, बफर स्टॉक का, और फार्मर को एक रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले। तो ये और भी सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, बाकी जो मैंने बताया ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर प्रोविजनल डेटा रिलीज्ड बाय CSO ऑफ Q1। तो ये बहुत पुराना डेटा हमसे पूछा है कि उस टाइम ग्रोथ कैसा था। तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम का ग्रोथ लगभग 5.5% था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुज इकोनॉमिक थ्योरी माल्थस थ्योरी आर इन द बेस। तो किसकी इकोनॉमिक्स थ्योरी में माल्थस थ्योरी का बेस बनाया गया, तो वो थे कीन्स ने। ये जो स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, और ये सारे तो क्लासिकल हैं। ये कीन्स है जिन्होंने डिमांड थ्योरी को सपोर्ट किया था, बाकी के सारे सप्लाई को सपोर्ट करते थे। माल्थस ही एक ऐसे क्लासिकल हैं जिन्होंने डिमांड की बात की थी, इफेक्टिव डिमांड। उन्होंने बताया था कि जो इफेक्टिव डिमांड होता है ये मेन कॉज होता है, मेन कॉज है ये ऑफ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट का, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। तो माल्थस ही थे जिन्होंने इस इफेक्टिव डिमांड की बात की थी सबसे पहली बार, जिसको लेकिन ये किस तरह से ये फॉल हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में, इसके रीज़न को उन्होंने नहीं बता पाए थे। तो बाद में उसका बेस बना के कीन्स ने इन्हीं की थ्योरी को बेस बना के अपना डिमांड साइड की थ्योरी को दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 phases ऑफ द बिजनेस साइकिल, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ दीज फेजेस। हमें 4 phases बताने हैं। तो सबसे पहले तो आप एक करेक्ट आप खुद ही लिख लीजिए कि कैसे होता है बिजनेस साइकिल, और फिर देख लीजिएगा।
हमारा ये क्या है, तो ये है रिकवरी, ये है एक्सपेंशन, फिर आता है रिसेशन, और फिर क्या आ जाता है, डिप्रेशन। अगर यही हम देखें, रिकवरी को मैं RE से लिखूंगी, फिर एक्सपेंशन को XE से, फिर रिसेशन को RES से, और फिर डिप्रेशन को DE से। तो हमारा क्या होना चाहिए, रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन, फिर डिप्रेशन। फिर क्या आएगा, रिकवरी, फिर क्या आएगा, एक्सपेंशन, फिर आएगा रिसेशन। तो ये हमारा चलता जाएगा। हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले रिकवरी के बाद एक्सपेंशन आता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो रिकवरी के बाद रिसेशन आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। रिकवरी के बाद एक्सपेंशन, फिर उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, रिसेशन आना चाहिए। एक्सपेंशन के बाद रिसेशन आता है, लेकिन ये डिप्रेशन बोल रहा है, तो ये भी गलत होगा। डिप्रेशन के बाद एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन के बाद रिसेशन और फिर रिकवरी। तो देख लेते हैं, डिप्रेशन के बाद क्या बोला, एक्सपेंशन, तो नहीं, डिप्रेशन के बाद रिकवरी आएगी, तो ये भी गलत है हमारा। फिर रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन, तो रिकवरी के बाद एक्सपेंशन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, यानी कि ये हमारा एकदम करेक्ट बैठ रहा है हमारे इसके थ्रू, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये रिकवरी से ही स्टार्ट हो सकता है ये रिसेशन से स्टार्ट करे, रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर एक्सपेंशन, तो वो भी हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा। लेकिन अगर बीच में रिकवरी के बाद रिसेशन दे दे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 11th प्लान इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर का 11th प्लान में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसा हो गया था, तो वो इंक्रीज था ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इन डेवलप्ड कंट्री इज लेस देन, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड डेवलप्ड कंट्री में किससे लेस होती है, तो ये लेस देन 1 होती है। क्योंकि डेवलप कंट्री ऑलरेडी इतनी डेवलप होती है कि वो फूड, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है फूड के लिए उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए 1। अपना खेत अपना काम, ओन फील्ड ओन वर्क इज़ अ न्यू स्कीम अंडर मनरेगा एंड इट वॉज इनिशिएटेड इन द स्टेट। तो ये किस स्टेट में अपना खेत अपना काम ये इनिशिएट किया गया था, तो सबसे पहले ये पंजाब में इनिशिएट किया गया था, तो पंजाब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक स्कीम थी, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब हमारा आता है प्राइस सीजर्स रिफर्स टू। तो प्राइस सीजर्स होता क्या है, अगर हमारा प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हाई है देन उसके वैल्यू के, यानी कि प्राइस इंडस्ट्री के हाई है देन उसकी वैल्यू के, और एग्रीकल्चर का जो प्राइस है वो लोअर है उसकी वैल्यू से, यानी कि प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर इज लोअर देन इट्स वैल्यू। तो ये क्या रिफर्स करता है, क्या रिलेटिव प्राइस ऑफ फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, तो ये नहीं होगा। रिलेटिव प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, तो यस दिस इज करेक्ट। यहाँ पे फ्यूल दिया है इसलिए नहीं होगा। रिलेटिव प्राइस इंपोर्ट के साथ भी नहीं होगा, तो इसीलिए देखिए अभी बताया मैंने कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा इंडस्ट्री का ज़्यादा उसकी वैल्यू से, और एक प्राइस डिक्रीज करेगा एग्रीकल्चर का उसकी वैल्यू से, उसी को हम प्राइस सीजर्स कहते हैं। और हमारा ये बी में ही मिल रहा है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है येलो रिवोल्यूशन इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो येलो रिवोल्यूशन क्या सीड से रिलेटेड है, तो येस दिस इज करेक्ट। एंड वाइट रिवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से है, तो येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से है। इसी तरह से हमें ब्लू रिवोल्यूशन पूछता है, तो ब्लू रिवोल्यूशन फिश से है। और इस तरह से बहुत सारे गोल्डन रिवोल्यूशन भी हैं, ये हमारा हनी से है। फिर एक ब्राउन रेवोल्यूशन भी है। तो इस तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हैं, बट अधिकतर ये मिल्क रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, मतलब मिल्क रेवोल्यूशन कह रहे हैं, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन ज़्यादा पूछता है। तो इस तरह से ये दोनों हमारा करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन करेक्ट नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वॉज। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का कोलैप्स होने का इमीडिएट कॉज क्या था, द एक्सपेक्टेशंस दैट यूएस वुड सून बी फोर्स टू द डिवैल्यू द डॉलर। तो येस, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के फेल होने का, कोलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण थी।
दूसरा है द मैसिव फाइट ऑफ लिक्विडिटी कैपिटल फ्रॉम द यूएस। तो यस, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम थी। द अटेम्प्ट ऑफ 3 स्मॉल यूरोपियन सेंट्रल बैंक टू कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ द डॉलर होल्डिंग इनटू अ गोल्ड एट अ फेड। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि अपनी करेंसी को हमें गोल्ड में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम करता था। तो उसके एडजस्टमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फिक्स्ड रिजिम में एडजस्टमेंट है वो प्राइस के साथ, प्राइस लेवल के साथ होता है। यानी कि अगर हमारा प्राइस लेवल चेंज होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उस हिसाब से उसका एडजस्टमेंट होगा, यानी कि उसका भुगतान किया जाएगा फिक्स्ड रेट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इसमें दोनों हिंदी में हो गए हैं, तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सॉरी, अब देखिए हाजिर या स्पॉट विदेशी मुद्रा विनिमय किससे संबंधित है। तो स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज किससे संबंधित है। स्पॉट का मतलब होता है कि तुरंत, यानी कि 2 दिन के अंदर कब कोई भी खरीद या बिक्री की गई है उसका लेन देन 2 दिन के अंदर ही किया जाए, उसी को हम बोलते हैं स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा कि 2 व्यावसायिक दिनों के अंदर डिलीवरी के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री, यानी कि कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं फॉरेन करेंसी की, वो 2 दिन के अंदर ही उसकी सारी डिलीवरी और प्रोसेस खत्म होना चाहिए। जबकि फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, एटलीस्ट 3 महीने का टाइम मिलता है, या फॉरवर्ड डेट कोई भी डिसाइड की जाती है जिसके में होता है। और फ्यूचर में का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में किसी टाइम या डेट पे या 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद किसी भी चीज़, किसी भी फॉरेन करेंसी के सेलिंग या बाइंग हो सकती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब आता है MFN, यानी कि MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन धारा संबंधित कथन ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन किसे कहते हैं। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ये ट्रेड को इनकरेज करने के लिए बनाया गया था, कि जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो भी कंट्रियाँ इसके कैटेगरी में होंगी वो सबसे एकदम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगी, यानी कि सबका इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो उसी को हम मोस्ट फेवर्ड कहते हैं। इसको कहीं अलग से, उनको अलग से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, जबकि इक्वल ट्रीटमेंट सबको समान व्यवहार की गारंटी देता है। तो यह केवल समान व्यवहार की गारंटी देता है। तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सुविधा अलग से, विशेष सुविधा और किसी धारा से तुलना नहीं की जाती है, इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि ये समान व्यवहार की गारंटी देता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्मिंटन लिस्ट, मार्शल लर्नर और ये एजवर्थ की किन सब से रिलेटेड है। तो जो ये हेल्मिंटन लिस्ट है ये इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मार्शल लर्नर ये हमारे इलास्टिसिटी अप्रोच है। एजवर्थ बॉक्स ये इम्प्रोवाइजिंग ग्रोथ हमारे इससे रिलेटेड है। और ये जेकोब वाइनर ये ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इन्होंने दिया था। तो इस तरह से है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये बी में मैच कर रहा है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द नेशन मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवीन इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अगर हम देखें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में नेशनल मॉनेटरी अथॉरिटी कैसे इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के भी हाथ में रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्मूथ आउट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट में जो शॉर्ट रन में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवीन करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पे हस्तक्षेप करती है ताकि एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो उसी को हमारा यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है हमारी करेंसी, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में वो मैनेज कर सकते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी की अथॉरिटी उसमें इंटरवीन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है ताकि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्मूथ रख सके, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होने दे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द ऑप्टिमम करेंसी एरिया। तो ऑप्टिमम करेंसी एरिया एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है
जो एक मैक्सिमाइज करता है इकोनॉमिक बेनिफिट को एक्सचेंज रेट फिक्स करके उस एरिया में। यानी कि ऑप्टिमम करेंसी एरिया एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रखता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट को बना सके। तो ये किससे रिलेट होता है? ऑप्टिमम जोग्राफिकल एरिया फॉर अ सिंगल करेंसी। क्या सिंगल करेंसी से होता है? तो ये सिंगल करेंसी से नहीं ये सिंगल करेंसी से भी हो सकता है, क्योंकि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेट कर रहा है। तो येस, एक एरिया है सेवरल करेंसी का हुज एक्सचेंज रेट आर रिलेटिवली पैक्ड। तो एक्सचेंज रेट रिलेटिवली पैक्ड का मतलब होता है कि हमारा एक्सचेंज रेट एक फिक्स्ड है, रिलेटिवली वो फिक्स किया गया है उस जोग्राफिकल एरिया के लिए, ताकि हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा हो सके। और सिंगल करेंसी और अ पैक्ड करेंसी फ्लक्चुएटली जॉइंटली वाया द अदर करेंसी। यानी कि जो सिंगल है या पैक्ड करेंसी है ये फ्लक्चुएट करेंगे एक साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए हमारे सारा ऑल द एबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि भुगतान संतुलन में मौद्रिक उपागम से संबंधित क्या सही है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस सप्लाई ऑफ द मनी इन द नेशन। यानी कि अगर मनी में एक्सेस सप्लाई हो जाए तो ये क्या करता है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को जनरेट करता है। तो ये BOP डेफिसिट को जनरेट करता है, तो ये तो हमारा सही है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस डिमांड ऑफ द मनी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्सेस मनी का डिमांड हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो वो सरप्लस की सिचुएशन में चला जाता है, तो ये भी सही है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन द लॉन्ग रन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक लॉन्ग रन में करेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसमें करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होती है, जिसमें ऑटोमेटिक चीज़ें इधर से उधर होती रहती है उसको बैलेंस करने के लिए, तो इसलिए लॉन्ग रन में खुद ही करेक्ट हो जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज विद इन द जुरिडिक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट 1 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिया। अब देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू पावर है वो किस जुडिकेशंस यानी 7 और किस शेड्यूल में लिस्ट 1 में कौन कौन सा है उसे हमें बताना है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। रेवेन्यू पावर और रेवेन्यू पावर ऑफ स्टेट एंड रेवेन्यू पावर ऑफ सेंट्रल, इससे रिलेटेड इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेट कौन कौन से टैक्सेस को इम्पोज करती है और सेंट्रल कौन कौन से टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है, और जो सेंट्रल है वो जो टैक्सेस को इम्पोज करती है वो किस तरीके से करती है, क्या उसका शेयर यूनियन में जाता है या नहीं जाता है। तो इस तरह से उस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो हमें बताना है, देखिए जो सेंटर है वो परचेज ऑफ न्यूज़पेपर और एडवर्टीजमेंट, इन सब पे वो उसका वो टैक्स इम्पोज करता है। तो हमारा ऑप्शन, बाकी मिनरल राइट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज, तो मिनरल का ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी स्टेट का पार्ट है। टैक्सेस ऑफ सेल ऑफ परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट, यस दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इनुमरेटेड पार्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। एंड एल्कोहल रिक्वायर ह्यूमन कंजम्पशंस, ये सारे ओपियम, ये सब स्टेट का पार्ट है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टेट किस किस चीज़ों पे टैक्सेस लगाती है और सेंट्रल किस किस चीज़ों पे लगाती है। तो अभी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रांट फॉर द सेंटर टू द स्टेट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नोन एज, यानी कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत केंद्र और राज्यों को अनुदानों को क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, जो कि वैधानिक अनुदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वित्त आयोग की सिफारिशों के पे दिया गया है। बाकी प्लान ग्रांट किसे कहते हैं? ये ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं। विकास असिस्टेंट किसे कहते हैं? किसी चीज़ में हमें डेवलपमेंट करनी होती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि रिकमेंडेशन पे कौन से ग्रांट दिए जाते हैं, उसको वैधानिक ग्रांट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो कमिटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ, तो इसको राज कमेटी ने दिया है, तो वो हमारे 4th पे हैं, तो 4th हमारा हो जाएगा।
फिर डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी को मैंने कैसे याद रखा है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि डायरेक्ट चीज़ें कैसे होती हैं। इसको दिया है वांचू ने, ठीक है, KN वांचू ने। और मैं पहले बता देती हूँ किसने क्या दिया है। टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991, ये चिलिया कमेटी का है, इन्होंने रिफॉर्म की बात की थी। और इनडायरेक्ट कमीशन झा कमेटी ने दिया है, ये 1976 में। तो इसको मैंने याद कैसे रखा है, अब जैसे इनडायरेक्ट चीज़ें कैसे होती हैं, झाँक झाँक के होती है। कोई भी चीज़ हम झाँक झाँक के करते हैं तो वो इनडायरेक्टली करते हैं, यानी कि ताक झाँक करते रहते हैं उसमें। तो इसको किसने दिया था, झा कमेटी ने। और जो डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी है वांचू, ये अचानक से वांचू ऐसा नाम लग रहा है कि बहुत डायरेक्ट कोई चीज़ हो गया, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स कमेटी है। ये थोड़ा फ़नी भी लगेगा, लेकिन ये याद करने के तरीके हैं जिस तरीके से आप रिमेंबर रखो चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम में आप करेक्ट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कि देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमेटी आएगी तो वो राज, याद रखिएगा, जहाँ भी एग्रीकल्चर और वेल्थ की बात होगी तो वो राज कमेटी ने दी है। अगर रिफॉर्म की बात होगी और 1991 इसमें ऑलरेडी लिख दिया गया है तो वो चिलिया कमेटी होगी। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने बताया कैसे याद रखना है। नेक्स्ट है द बिगेस्ट होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा होल्डर कौन सा है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसका हिंदी वाला पीछे ही रह गया, यानी कि अगर हम देखें प्रीवियस में तो 41 का जो अभी मैं करा रही हूँ कि भारत सरकार के समय प्रतिभूति का सबसे बड़ा धारक कौन है, तो सबसे बड़ा धारक उसमें होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया इसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, अरे सॉरी, हमें होल्डर बताना है, बिगेस्ट होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिगेस्ट होल्डर कमर्शियल बैंक होता है, ना कि RBI, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक से डायरेक्ट लेन देन या सारी चीज़ें करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, कमर्शियल बैंक। पीछे वाला हिंदी में, पीछे वाले स्लाइड में थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमें अरेंज करना है इन सबको। तो सर्विस टैक्स कब आया था, ये 1994 के अराउंड आया था। इनकम टैक्स ये तो 1860 के ही करीब आया था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 2005 में आया था और ये 2008 में या 9 में ख़त्म कर दिया गया था। गिफ्ट टैक्स भी ये 1956 में कैलडोर के द्वारा लगाया था। गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, उन्होंने बहुत तरह के टैक्स को रिकमेंड किया था। तो इस तरह से अगर हम मैच करें तो हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, यस, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ नॉट वर्कड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। तो ब्लैक मनी के एस्टिमेशन में बहुत सारी कमेटी काम की थी, जैसे कैलडोर कमेटी, रंगनेकर कमेटी, OP चोपड़ा कमेटी। लेकिन सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों पे बात किया है, ना कि उन्होंने ब्लैक मनी के बारे में बात किया। तो इसीलिए सुखमय चक्रवर्ती विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड SSO टेक द रेफरेंस पीरियड एज 365 डेज। तो 365 डेज का रेफरेंस पीरियड NSSO द्वारा किसके में लिया गया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, रीडिंग, एजुकेशन। तो ये 365 डेज पीरियड में इसको यूजुअल स्टेटस पीरियड बोलते हैं। NSSO पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा को रिलीज़ करती है, जो कि कई लेवल पे रिलीज़ करती है। यूजुअल स्टेटस, ईयरलियर, मंथ, 7 डेज़ वाला इस स्टेटस। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। और आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद के सारे क्वेश्चन जो बचे हैं पेपर 3 के उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2009 एंड 10 के अकॉर्डिंग बताना था। तो ये बहुत पुराना डेटा है जिसको हम अभी पढ़े ना पढ़े उसका कोई मतलब नहीं है। ये B के अराउंड हुआ था तो उस पर